हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मुगल काल में सामाजिक दशा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको समझाया था मुगल काल में सामाजिक दशा के अंतर्गत समन्वित संस्कृति का उदय जो है वो सामाजिक दशा की सबसे बड़ी विशेषता थी मुगल काल के अंतर्गत। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा सामाजिक संरचना। ठीक है, यानी सामाजिक दशा का नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संरचना कि मुगल काल के अंतर्गत सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी। तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा सम्राट। सम्राट यानी राजा। ठीक है, मुगल काल के अंतर्गत या मुगल काल में सम्राट जो था उसकी स्थिति सर्वश्रेष्ठ होती थी, ये आप जानते ही हैं, हम सब जानते हैं। सम्राट निरंकुश होता था, सम्राट पर किसी का कोई अंकुश नहीं था, वो किसी भी प्रकार के डिसीजंस ले सकता था, किसी भी जो है कानून को रद्द कर सकता था, यानी वो सर्वे सर्वा था। वो स्वयं को खुदा का प्रतिनिधि भी मानता था। ठीक है, दैवी सिद्धांत में विश्वास रखता था। ये आप जानते ही हैं कि सम्राट जो है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उसके पास जो है सारी पावर होती थी, चाहे वो न्यायिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे किसी भी प्रकार से संबंधित हों। तो सम्राट के अधिकार जो हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तृत थे, विशेषाधिकार उसको प्राप्त होते थे। उसका सिंहासन सबसे ऊंचा होता था और उसके आसपास कोई नहीं बैठ सकता था। ठीक है, इसके अलावा जो है सम्राट के सामने पेश होने के लिए जो भी दरबारी गण जाते हों, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति जाता हो, चाहे कोई बाहर से आया हो, हर किसी को जो है झुककर सलाम करना पड़ता था और उन्हें जो है एक महत्वपूर्ण या अलग अभिवादन देना पड़ता था सम्राट को। तो इस तरीके से सामाजिक संरचना का जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सम्राट की स्थिति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती थी। सम्राट को जो है विशेषाधिकार प्राप्त थे अपने शासन के अंतर्गत। तो ये हुआ हमारा सम्राट। अब नेक्स्ट है इसमें अमीर वर्ग। ठीक है, यानी सामाजिक संरचना जो थी, जो सोशल जो स्ट्रक्चर था मुगल काल का, उसका दूसरा बिंदु था अमीर वर्ग। अमीर वर्ग यानी कि वो वर्ग, वो प्रशासनिक अधिकारी जो राजनीतिक वर्ग से संबंध रखते थे, यानी कि जो सम्राट को शासन चलाने के लिए सहायता करते थे, या फिर ये कह लीजिए कि सम्राट के द्वारा उनको नियुक्त किया गया था किसी भी राजनीतिक पद पर। तो सभी लोग जो है वो अमीर वर्ग के अंतर्गत आते थे, यानी कि सम्राट और सम्राट के जो है प्रमुख मंत्री ये तो इसमें है ही, लेकिन अमीर वर्ग में वो लोग भी थे जो कि राजधानी वगैरह में नहीं रहते थे, फिर दूरस्थ क्षेत्रों में नियुक्त होते थे। फिर भी जो है अमीर वर्ग जो है पूरी तरीके से अमीर वर्ग का भी महत्वपूर्ण स्थान था समाज के अंतर्गत। यानी कि वैसे ज़्यादातर सम्राट जो है अपने योग्य पुत्र, अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को, अपने जो है निजी या अपने जो है रिश्तेदार वगैरह, उन लोगों को जो है इन अमीर वर्ग में नियुक्त करता था। बहुत सारी पद उनको प्रदान किए जाते थे प्रशासन के अंतर्गत। तो इस तरीके से जो है अमीरों की योग्यता के अनुसार जो है उनको मनसब आदि दिया जाता था। जो जागीरदार वगैरह होते थे वो भी अमीर वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो अमीर वर्ग मुगल काल के अंतर्गत वो वर्ग था जो कि राजनीतिक वर्ग से संबंधित था। इनकी स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण होती थी समाज के अंतर्गत, क्योंकि ये धनाढ्य भी होते थे, इनके पास काफ़ी पैसा था, समाज में इनका काफ़ी वर्चस्व रहता था। जो है पूरी तरीके से इनके पास पावर भी होती थी, एक सैन्य टुकड़ियाँ भी होती थी। तो इस तरीके से जो है अमीर वर्ग का भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था मुगल काल के अंतर्गत। ठीक है, और इसके अलावा जो है कुछ हिंदू अमीर भी होते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारे के सारे मुस्लिम ही हैं, कुछ हिंदू अमीर भी थे, उनको भी वरिष्ठ पद प्राप्त थे। अकबर के समय में बहुत सारे हिंदू अमीरों को वरिष्ठ पद प्राप्त थे। तो ये जो है इनका भी महत्वपूर्ण स्थान होता था समाज के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा अमीर वर्ग। अब हमारा थर्ड पॉइंट इसमें आएगा, सामाजिक संरचना के अंतर्गत हमारा थर्ड पॉइंट आएगा मध्यम वर्ग। ठीक है, मध्यम वर्ग यानी कि वो वर्ग जो ना तो बहुत अमीर था और ना बहुत गरीब था, एक बीच का वर्ग। ऐसा वर्ग जो कि पूरी तरीके से शिक्षित होता था, पूरी तरीके से जो है समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता था। एक बौद्धिक वर्ग होता था, पढ़ा लिखा भी होता था, और जो है ऐसा भी नहीं है कि बहुत गरीब हों, ऐसे भी नहीं होते थे, थोड़ा पैसे वाले भी होते थे। तो इस तरीके से जो है मध्यम वर्ग वो वर्ग है जो कि शिक्षित और बौद्धिक वर्ग की श्रेणी में आता है। तो मध्यम वर्ग का भी स्थान समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण होता था मुगल काल के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर करती हूँ कि मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास, ये शब्द जो है जो हम सुनते हैं
ज़्यादातर हम जो है भारत में जब अंग्रेज़ शासन कर रहे थे तो उस समय एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुगल काल में भी एक मध्यम वर्ग था जो अमीर और निम्न वर्ग दोनों के बीच का एक वर्ग था, ठीक है। इसमें कुछ व्यापारी वर्ग भी आता था, व्यापारी लोग भी आते थे, छोटे छोटे जो उद्योगपति होते थे वो भी इसमें आते थे, ठीक है। छोटे जमींदार जो होते थे वो भी मध्यम वर्ग में आते थे और पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे। तो इस तरीके से इस वर्ग का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान था मुगल काल के समाज के अंतर्गत, ठीक है। अब हमारा चौथा इसमें आएगा सामाजिक संरचना का चौथा पॉइंट जो है वो है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग, ठीक है, यानी सबसे छोटे तबके के लोग। इसमें जो है कौन थे, इसमें किसान आते थे, ठीक है, किसान हो गए, इसमें मजदूर हो गए और इसके अलावा जो है इसमें काश्तकार वगैरह हो गए, ठीक है, काश्तकार जो हो गए। तो सारे के सारे जो लोग जैसे दास जो हैं वो भी निम्न वर्ग के अंतर्गत ही आते थे। तो इसमें जो है व्यापार, छोटे स्तर के व्यापारी, किसान, दस्तकार, दास, घरेलू नौकर, ये सारे के सारे जो लोग थे वो सब निम्न वर्ग के अंतर्गत ही आते थे। तो इन लोगों का काम होता था, जैसे दास हैं तो उन लोगों का काम तो सेवा करना ही होता था पूरी तरीके से, जो है ठीक। जो घरेलू नौकर थे वो उनका भी काम जो है दास के तरीके से होता था। किसान जो कृषि करते थे, इसके अलावा मजदूर जो हैं जो उद्योग वगैरह में काम करते थे, मजदूर वर्ग। तो इस तरीके से जो है ये निम्न वर्ग जो है ये भी समाज का एक महत्वपूर्ण वर्ग था, ठीक है। लेकिन इनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी जितनी स्थिति अमीर वर्ग की अच्छी थी। मध्यम वर्ग भी ठीक था लेकिन निम्न वर्ग की स्थिति मुगल काल के अंतर्गत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इस वर्ग को जो है समाज में उतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था, न ही जो है इनको कोई बहुत अच्छी पावर इनके पास थी। तो जैसे कि आज के समय में भी निम्न वर्ग भी जो है बेचारा लोअर क्लास जो है वही पिसता है, तो वैसे ही मध्यकाल में यानी मुगल काल में भी निम्न वर्ग की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से हमें आपने को समझ में आ गया होगा कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो है मुगल काल में सबसे पहले सम्राट की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके बाद अमीर वर्ग का भी जो है महत्वपूर्ण स्थान था। फिर आएगा हमारा मध्यम वर्ग, तो मध्यम वर्ग का भी समाज में अपना स्थान था। और निम्न वर्ग जो है वो दास वगैरह ही थे, तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो ये था हमारा मुगल कालीन सामाजिक दशा के अंतर्गत हमारे 2 पॉइंट्स। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा हिंदू समाज, यानी कि हमारा जो समाज था वो समाज धर्म के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड था। यानी मुगल काल में धर्म के आधार पर समाज का विभाजन, यानी कि धर्म के आधार पर समाज का विभाजन, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, धर्म के आधार पर विभाजन। तो समाज में धर्म के आधार पर जो विभाजन था उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आएगा हिंदू समाज, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत में हिंदू जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे और भारत में शासन जो कर रहे थे वो मुस्लिम थे। तो जब शासन करेंगे, बहुत सारे लोग बाहर से भी आए थे, तो बहुत सारा एक बड़ा वर्ग जो है वो मुस्लिमों का भी बन चुका था। लेकिन यदि भारत में मेन जो वर्ग था वो हिंदू समाज ही था, ठीक है सर। हिंदुओं का जो है प्रभुत्व ज़्यादा था, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। तो धर्म के आधार पर मुगल काल में समाज का जो विभाजन था वो 2 पार्ट्स में था। सबसे पहला है हिंदू समाज और दूसरा मुस्लिम समाज। अभी हम उसे डिस्कस करेंगे, पहले हम हिंदू समाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट रहेगा हिंदू समाज। तो हिंदू समाज की चर्चा की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा भारतीय हिंदू संस्कृति के अंतर्गत हमारा हिंदू समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित है, ठीक है। सब जानते हैं इस चीज़ को कि हमारा हिंदू समाज 4 वर्गों में विभाजित है बहुत लंबे टाइम से। कितने लंबे टाइम से? वैदिक काल से, ठीक है। ऋग्वैदिक नहीं, उत्तर वैदिक काल से। ऋग्वैदिक में जो है वो वर्ग विभाजन नहीं था, वर्ग विभाजन कर्म के आधार पर ही होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो है हिंदू समाज के अंतर्गत वर्ग विभाजन जन्म के आधार पर हो चुका था। तो वैसे ही और वह पूरे प्राचीन भारत में भी चला, सल्तनत काल में भी चला और उसके बाद मुगल काल में भी रहा, आज भी है, ये आप भी जानते हैं। तो हमारा हिंदू समाज जो है वो 4 वर्ग में विभाजित था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ठीक है। इसमें सबसे पहले पोजीशन जो आती थी वो आती थी ब्राह्मण की, ठीक है। ब्राह्मणों की जो है स्थिति सबसे महत्वपूर्ण होती थी। उसके बाद दूसरी स्थिति जो आती थी वो होते थे क्षत्रिय, ठीक है। और उसके बाद तीसरी स्थिति जो आती थी वो आती थी वैश्य और चौथी स्थिति जो आती थी वो आती थी
शूद्र की, ठीक है। शूद्र जो है वो सबसे निम्न श्रेणी के माने जाते थे, या सबसे नीचे जो है उनका स्थान होता था। तो हिंदू समाज जो है 4 वर्गों में विभाजित है, ये आप सब लोग जानते हैं। हिंदू समाज में सबसे पहला महत्वपूर्ण पद जो था, वो महत्वपूर्ण जो वर्ग था वो था ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊंची होती थी। उनका काम यही होता था विद्या वगैरह देना है, विद्या पूरी तरीके से जो है जितने भी धार्मिक कार्य जो होते हैं उनको करना है। धार्मिक कार्यों का पूरी तरीके से करने का तरीका, या फिर जो है हवन आदि करने हैं, और शिक्षा देना है। जो गुरुकुल वगैरह में जो शिक्षा दी जाती थी वो भी ब्राह्मण वर्ग के द्वारा ही दी जाती थी, ठीक है। दूसरा जो है हमारा आएगा क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्ग का काम होता था युद्ध करने का कार्य, यानी रक्षा करने का काम जो होता था वो क्षत्रिय वर्ग का होता था। जितने भी सैनिक जो होते थे वो लगभग क्षत्रिय ही होते थे, उन्हीं की ही भर्ती होती थी। और वैश्य जो काम होता था, वैश्य वर्ग का काम होता था पूरी तरीके से जो है व्यापार वगैरह करना है। जितने भी जो है व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो काम होते हैं वो वैश्य वर्ग के ही होते थे। और शूद्र वर्ग का काम होता था समस्त तीनों वर्गों की सेवा आदि करना, ठीक है। दास वगैरह जो होते हैं वो शूद्र ही होते थे। तो इस तरीके से मुगल काल में भी हिंदू समाज 4 वर्गों में विभक्त था, और इन चारों वर्गों के आधार पर ही समाज में लोग होते थे, ठीक है। उस समय में भी जाति व्यवस्था पूरी तरीके से थी, और जाति व्यवस्था को फॉलो भी किया जाता था। वैसे ये एक बहुत ही हमारे समाज का एक अच्छा पॉइंट नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे समाज को पीछे ले जाने वाली बातें हैं ये, लेकिन फिर भी जो है आज भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वैसे बहुत कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं यत्र तत्र कहीं ना कहीं। तो हमारा मुगल काल के अंतर्गत जो है हिंदू समाज 4 पार्ट्स में विभाजित था, और ये पूरी तरीके से जाति व्यवस्था के आधार पर ही जो है समाज दिखता है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे जो हमारा हिंदू समाज है, हिंदू समाज की दूसरी जो प्रमुख विशेषता थी, दूसरा जो पॉइंट आएगा उसके अंतर्गत आएगा सामाजिक प्रथाएं, ठीक है। यानी हिंदू समाज में किस प्रकार की सामाजिक प्रथाएं जो हैं वो प्रचलन में थीं उस समय में, ठीक है। तो वैसे आज के समय आज भी हैं और उस समय में भी थी। तो हिंदू समाज के अंतर्गत बहुत सारी सामाजिक प्रथाएं उस समय प्रचलन में थीं, प्राचीन काल से जो कि चली आ रही थी। जैसे समाज के हिसाब से देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी बात जो थी कि पुत्र का जो है जन्म होने पर बहुत खुशियाँ मनाई जाती थी, जबकि पुत्री के जन्म होने पर इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात नहीं होती थी। इसके अलावा जो है तीज त्यौहार वगैरह जो मनाए जाते हैं वो मनाए ही जाते थे। विवाह जो है वो रीति रिवाजों के आधार पर ही होते थे, जाति के आधार पर होते थे। तो इस तरीके से जो है समाज में विवाह को एक बहुत अच्छा पवित्र बंधन भी माना जाता था। तो धार्मिक कार्यों को करने के लिए जो है ब्राह्मणों को विशेष स्थान प्राप्त था। तो ऐसे ही जो सामाजिक प्रथाएं थीं वो पूरी तरीके से प्रचलन में थी, और लोग जो है उनको पूरी तरीके से महत्व देते थे, ठीक है। अब जो है हिंदू समाज की तीसरी जो प्रमुख विशेषता आएगी वो आएंगे मेले और त्यौहार, ठीक है। जो त्यौहार हैं उनको किस तरीके से जो है मनाया जाता था। तो मुगल काल के अंतर्गत जो समाज था, समाज में जो है मेले आदियों का भी बड़ा प्रमुख स्थान था। बहुत सारे मेलों का आयोजन किया जाता था जगह जगह पर, जैसे कहीं कोई मंदिर वगैरह है, कहीं कोई स्थान है, हर जगह पर। इसके अलावा जो कोई प्रमुख तिथि वगैरह है उन पर मेले आदि का आयोजन होता था। सामूहिक रूप से लोग एकत्रित होते थे और मेलों का आयोजन होता था, ठीक है। त्यौहार भी मनाए जाते थे, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, कृष्ण जन्माष्टमी है, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे त्यौहार जो हैं वो मनाए जाते थे पूरी तरीके से। तो लोग जो हैं अपनी पूरी हिंदू समाज जो है वो अपने समस्त विशेषताओं के साथ, अपनी जो है बहुत सारी पहचान के साथ उस समय रह रहा था। तो हिंदू समाज के ये प्रमुख विशेषताएं थीं, ठीक है। धर्म के आधार पर जो समाज का विभाजन था उसमें सबसे पहला हिंदू समाज और उसकी विशेषताएं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट हमारा रहेगा मुस्लिम समाज, ठीक है। अब हमारा आएगा मुस्लिम समाज, यानी किस तरीके से जो है मुस्लिम समाज उस समय में सर्वाइव कर रहा था, कौन कौन सी जो है उसकी विशेषताएं थीं, किस तरीके से जो है समाज का वर्गीकरण था। तो ये मुस्लिम समाज की यदि बात की जाए तो ये देखिए भारत में जो है मुस्लिमों का आगमन लगभग जो है अरबों से स्टार्ट हुआ था। लगभग 800 या 900 ईस्वी से इसकी स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले जो है महमूद गजनवी के आक्रमण हुए, फिर मोहम्मद गौरी के आक्रमण हुए, फिर भारत में जो है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्टार्ट हुआ था। तो तब से जो है भारत में मुस्लिम सत्ता स्टार्ट होती है, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद जो है मुगल आए और उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक भारत पर शासन किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो लगभग 1000 ईस्वी से लेकर जो है मुस्लिमों का स्टार्टिंग भारत में हो चुकी थी,
ठीक है, यानी लगभग जो है 1000 ईस्वी से भारत में मुस्लिमों का आगमन हो चुका था। तो इस आगमन के बाद जो है भारत में मुस्लिमों की संख्या भी बढ़ी, समाज में जो है मुस्लिम वर्ग का पूरी तरीके से जो है विस्तार हुआ। बहुत सारे लोग जो है धर्म परिवर्तन के आधार पर भी मुस्लिम बने। तो अब जो है मुस्लिमों की संख्या भी बढ़ी, तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है भारत में वो मुस्लिम समाज का बन गया। और मुगल काल तक आते आते जो है भारत में मुस्लिम वर्ग भी जो है पूरी तरीके से अपने अस्तित्व में आ चुका था। तो अब यदि मुस्लिम वर्ग की बात की जाए तो मुस्लिम जो है यानी मुस्लिम धर्म में जो है दो तरीके के लोग थे। मुस्लिम धर्म दो टाइप्स में डिवाइडेड था। नंबर 1 जो है वो है शिया, ठीक है, और दूसरे थे सुन्नी। शायद आप जानते होंगे, आपने सुना होगा इनके बारे में, शिया और सुन्नी। मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, एक तो शिया और दूसरे सुन्नी, ठीक है। सुन्नी जो हैं वो मुगल शासक जो थे वो समस्त सारे जो हैं वो सुन्नी मुसलमान थे। तो वो जो है तुर्किस्तान से आने वाले लोगों को सुन्नी मुसलमान कहा जाता था, ज़्यादातर सुन्नी वर्ग के थे। तो मुस्लिम समाज भारत में भी कुछ शिया भी थे और कुछ सुन्नी भी थे, सुन्नियों की संख्या ज़्यादा थी। इसके अलावा मुस्लिम समाज की दूसरी जो प्रमुख विशेषता है वो था कि मुस्लिम समाज भी 2 वर्ग में डिवाइड था। एक अमीर वर्ग, ठीक है, एक अमीर मुस्लिम और दूसरे जो हैं निम्न वर्ग, ठीक है। जाति के आधार पर विभाजित नहीं था, लेकिन मुस्लिम समाज भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक अमीर मुस्लिम वर्ग जो कि राज सत्ता से संबंध रखते थे, ठीक है, राज सत्ता से संबंध रखने वाले मुस्लिम अधिकारियों को अमीर कहा जाता था। तो ये अमीर वर्ग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था समाज के अंतर्गत। दूसरा जो है वो निम्न वर्ग के मुस्लिम थे। तो इनमें कौन आता था? इसमें वो लोग आते थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके जो मुस्लिम बने थे, या फिर जो नौकर आदि होते थे वो लोग। तो इस तरीके से जो है मुस्लिम समाज भी 2 भागों में विभाजित था आर्थिक स्थिति के आधार पर। अब यदि मुस्लिमों के उत्सव और त्यौहार की बात चर्चा की जाए तो मुस्लिमों में के अंतर्गत या मुस्लिम धर्म में भी जो है बहुत सारे तीज त्यौहार जो है मनाए जाते थे। ईद वगैरह जो है वो समय समय पर मनाई जाती थी। मुस्लिम शासक भी जो है तुलादान वगैरह भी करते थे। वैसे तुलादान जो है वो हिंदुओं की प्रथा है जो कि अकबर ने स्टार्ट की थी अपने शासनकाल के अंतर्गत, और जहांगीर शाहजहाँ ने इसको फॉलो किया था और औरंगजेब ने इसे बंद कर दिया था। लेकिन उस समय में भी इस तरीके के त्यौहार आदि मनाए जाते थे, ठीक है। बादशाहों के द्वारा जो है इस तरीके के त्यौहार मनाए जाते थे। एक जो है पूरी तरीके से जैसे नौरोज़ का त्यौहार है, ये भी अकबर ने स्टार्ट किया था, जबकि पारसियों का त्यौहार है। अकबर तो दिवाली होली भी मनाता था। तो इस तरीके से जो है मुस्लिम धर्म के लोग अपनी ईद वगैरह को तो मनाते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ हिंदू त्योहारों को भी मनाते थे। लेकिन औरंगजेब नहीं मनाता था, ये आपको ध्यान रखना है, इसको प्लीज़ आप भूलिएगा नहीं कि अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर ने जो है हिंदू धर्मों को या हिंदू धर्म से संबंधित त्यौहार जो थे उनको मनाया, लेकिन औरंगजेब ने इन सबको बंद कर दिया था, ठीक है। राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत वो खुद जो है किसी भी हिंदू त्यौहार को नहीं मनाता था, इवन किसी और धर्म के त्यौहार को भी नहीं मनाता था। तो इस तरीके से जो है मुस्लिम समाज के अंतर्गत जो है हमने देखा कि अमीर वर्ग और निम्न वर्ग 2 टाइप के जो है एक वर्ग भी होते थे। उनके भी तीज त्यौहार जो है वैसे ही मनाए जाते थे जैसे हिंदुओं में मनाए जाते हैं। तो इनका समाज भी जो है एक समृद्ध समाज था पूरी तरीके से, क्योंकि सत्ताधारी वर्ग था तो जाहिर सी बात है कि इनकी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी थी और इनका समाज में अपना महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, 3rd पॉइंट, मुगल कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति, ठीक है। मुगल कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति, क्योंकि हम सामाजिक संरचना पढ़ रहे हैं तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत या सामाजिक स्थिति के अंतर्गत जो है हम जो है अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि मुगल काल के अंतर्गत स्त्रियों की क्या दशा थी या क्या स्थिति थी। तो यदि स्त्रियों की स्थिति की चर्चा की जाए तो मुगल काल में जो है स्त्रियों की स्थिति भी 2 टाइप की ही थी, एक बहुत अच्छी स्थिति और एक बहुत ही सामान्य स्थिति, ठीक है। तो मुगल काल के अंतर्गत स्त्रियों को समाज में वैसे तो एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, लेकिन वो सिर्फ मातशाही परिवार की स्त्रियों को स्थान प्राप्त था। जो बेगमें होती थीं, शहजादियाँ होती थीं, उनको सम्मान दिया जाता था, उनको जो है शिक्षा भी दी जाती थी। आपको पता है कि नूरजहाँ स्वयं जो है जहांगीर के साथ मिलकर शासन चलाती थी। नूरजहाँ का नाम जो है जहांगीर के साथ सिक्कों पर भी चलता था। इसके अलावा नूरजहाँ की जो माँ थी असमत बानो बेगम, उसका भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। ऐसी बहुत सारी स्त्रियां रही हैं जिन्होंने कि राजनीतिक सत्ता में वो रही हैं।
तो इस तरीके से मुगल कालीन समाज में जो स्त्रियों की दशा के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो इसमें दो तरह की दशा या दो तरह की स्थिति हमें नज़र आती है स्त्रियों की। एक बहुत अच्छी स्थिति, लेकिन वो बहुत अच्छी स्थिति सिर्फ राजनीतिक परिवार और अमीर वर्ग की महिलाओं की होती थी। यानी कि इन अमीर वर्ग की महिलाओं को जो है एक आरामपूर्ण जीवन जो है ये जीती थी। वस्त्र आभूषण वगैरह सब इनको बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराए जाते थे। काफ़ी धन जो है इनके ऊपर जो है खर्च होता था, लेकिन ये मात्र राजनीतिक परिवार की महिलाओं पर ही होता था। राजनीतिक परिवार की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होती थी। लेकिन यदि सामान्य परिवार की महिलाओं की बात की जाए या जनसाधारण परिवार की महिलाओं की बात की जाए, तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी। सबसे बड़ी बात कि उनका विवाह, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनका विवाह बहुत ही कम आयु यानी मात्र 9 या 10 साल में ही कर दिया जाता था। दूसरा, उनको जो है शिक्षा आदि के लिए भी इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। उन्हें जो है उनके लिए जो है किसी भी प्रकार का जो है क्या कोई भी जो है उन्हें जैसे कि पढ़ने से संबंधित है या कोई भी किसी भी कार्य के लिए जो है उन्हें कोई प्रशिक्षण आदि नहीं दिए जाते थे। सिर्फ सामान्य तरीके से रहना और सामान्य जो है शिक्षा आदि उन्हें दी जाती थी। तो आप ये अंतर डिफरेंस समझ गए होंगे कि मुगल कालीन समाज में स्त्रियों की दशा जो थी वो दशा अच्छी सिर्फ जो है राजनीतिक परिवार और अमीर वर्ग की स्त्रियों की स्थिति तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जन सामान्य जो था उन महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ये भी आपको पता ही है कि हमारे प्राचीन भारत के अंतर्गत जो है पर्दा प्रथा या जो है बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इस तरह की जो ये कुरीतियाँ हैं ये नहीं थीं। लेकिन मुग़ल काल के बाद जो है यानी मध्यकाल में इस तरीके की स्थितियाँ नज़र आईं कि भारत में स्त्रियों की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट अवश्य आई थी। ठीक है, पर्दा प्रथा आदि जैसी समस्याएं हैं वो इस काल में हमें नज़र आती हैं। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि मुग़ल काल के अंतर्गत जो सामाजिक दशा है कहीं अच्छी है, कहीं उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव जो है फैक्ट्स हैं, तो कहीं कुछ नेगेटिव भी हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है मुग़ल कालीन समाज की वो यही है कि मुग़ल काल के अंतर्गत या मुग़ल कालीन समाज के अंतर्गत जो सबसे अच्छी चीज़ जो हुई थी वो था सामाजिक समन्वय। ठीक है, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बीच में जो सामाजिक समन्वय जो नज़र आता है वो मुग़ल काल के अंतर्गत ही नज़र आता है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इतिहासवेत्ताओं ने भी बाद में जब विश्लेषण किया तो उस विश्लेषण के अंतर्गत ये चीज़ जो है जस्टिफाई की कि मुग़ल कालीन समाज के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो था वो था सामाजिक समन्वय। ठीक है, तो ये हमारे जो है मेन पॉइंट्स थे मुग़ल काल और मुग़ल काल के अंतर्गत जो है सामाजिक दशा। ठीक है, मुग़ल काल और मुग़ल काल में सामाजिक दशा और उसके बारे में चर्चा। अब जो है ये पॉइंट या पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मुग़ल काल में आर्थिक दशा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।